हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसे कि हमारे अधिकार चल रहे थे, कौन से मौलिक अधिकार चल रहे थे कि भारतीय संविधान ने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं नागरिकों को, जिसमें से हमने 2 अधिकार कर लिए थे। ठीक है, समानता का अधिकार कर लिया था एक हमने स्वतंत्रता का अधिकार कर लिया था। समानता का अधिकार था हमारा अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। फिर हमने किया था स्वतंत्रता का अधिकार जो था हमारे अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। अब जो अगला हम अधिकार करने वाले हैं वह हमारा अनुच्छेद रहेगा 23 से लेके 24 तक। ये आज हम करने वाले हैं। ये हमने कर लिए हैं 2, 14 से लेके, वैसे तो हमारे अनुच्छेद 22 से लेके 35 तक हमें पढ़ने थे। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे 22 से लेके 35 तक दिए थे। 12 हमने पढ़ लिया था कि 12 से लेके 35 तक पढ़ना था हमें। 12 हमने पढ़ लिया था, 13 पढ़ लिया, और फिर ये पढ़ लिए 4, फिर ये भी हमने पढ़ ली 4 और 5 वह पढ़ लिए थे। लगभग 22 अनुच्छेद तक हमने कल की क्लास में पूरे कर लिए थे। आज की क्लास में हम इससे आगे करने वाले हैं। तो आज का हमारा रहेगा अगला 3 नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद रहने वाला 23 और 24। अगर अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 के अंदर मानव के दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया है। यानी जैसे दास प्रथा, आड़ी प्रथा, बाल श्रम। पहले क्या करते थे लोग, दास रखते थे, यानी किसी व्यक्ति को खरीद लिया और अपना दास बना लिया। यानी वह सारी उम्र उसके यहाँ पर काम करेगा, जीवन भर, जब तक वह जिंदा रहेगा उसी के यहाँ पे काम करेगा। यानी एक प्रकार वह दास था, नौकर था, जो भी था, वह उसे खरीद लेते पैसे के बदले और उसे काम करवाते थे। और इस अनुच्छेद में इसके ऊपर रोक लगाई गई, यानी मानव के दुर्व्यवहार के ऊपर रोक लगाई गई अनुच्छेद 23 के तहत। अगर बात करें अनुच्छेद 24 की, तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर दिया गया है कि 14 वर्ष तक, यानी 14 वर्ष से छोटे बालक को कारखानों में काम कराने पर रोक लगाई गई है। ठीक है, 14 वर्ष से छोटे बच्चे को कारखाने में काम नहीं करा सकता, किसी भी कार्य में हम नहीं लगा सकते 14 वर्ष से छोटे बच्चे को। हाँ, कि घर के काम में है तो उसमें वह हाथ बढ़ा सकता है। ठीक है, घर की कोई दुकान है तो उसमें हाथ बढ़ा सकते हैं, पर कारखाने में उसको नहीं लगा सकते। ठीक है, ये रहने वाला है 23 और 24। तो चलिए मैं इनको लिखा देता हूँ आपके। दो हमारे हो गए थे, तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद रहने वाला है 23 और 24। बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23, इसमें क्या है, मानव के दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें हमारे मानव का दुर्व्यवहार बताया गया है। विरुद्ध, हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी मानव का दुर्व्यवहार के बारे में इसमें बताया गया है। यानी एक जैसे उदाहरण तौर पर दास प्रथा। ठीक है, उदाहरण तौर पर क्या, दास प्रथा पर रोक लगा दी गई है। यानी अब किसी भी व्यक्ति को हम दास नहीं बना सकते। या लिख लो आप हाली प्रथा। ठीक है, दास प्रथा या हाली प्रथा, यानी इसके 23 अनुच्छेद के तहत इस पर रोक लगा दी गई है। बात करें अगले अनुच्छेद की, तो अगला हमारा 24 अनुच्छेद।
अनुच्छेद 24 14 वर्ष के बालकों को कि 14 वर्ष के बालकों को कारखानों में कार्य पर रोक लगा दी गई है। अगर पूछ ले कि 14 वर्ष तक के बालकों को कारखानों में कार्य करने पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई है, तो यह अनुच्छेद 24 के तहत लगाई गई है। यानी शोषण विरोधी अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 23 और 24। 23 में क्या है? दास प्रथा या आली प्रथा पर रोक है, मानव के दुर्व्यवहार पर। और 24 में क्या है? 14 वर्ष तक के बालकों को कारखानों में कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। बात करें अगला, तो अगला हमारा रहने वाला है धार्मिकता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिकता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिकता अधिकार है 25 से लेके 28 तक। अनुच्छेद 25 की बात करें तो इसमें अंत्यकरण की स्वतंत्रता है। क्या है? अंत्यकरण की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। अनुच्छेद 25 से व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। सिख को कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी गई है इसी अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और सिख को कृपा रखने का अधिकार दिया गया है। और क्या दिया गया है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 25। क्या इसमें अंत्यकरण की स्वतंत्रता? व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी भी धर्म को अपना सकता है। सिख लोगों को कृपाल धारण करने की स्वतंत्रता करने की ठीक है, कृपाल धारण करता है ना, वह सिख लोग इस अनुच्छेद के तहत धारण कर सकता है। यानी अनुच्छेद 25 क्या है? अंत्यकरण की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है पर किसी पर जबरदस्ती अपना धर्म नहीं थोप सकता। एक बात हमेशा याद रखना कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो परंतु किसी पर जबरदस्ती उस धर्म को नहीं थोप सकते हो। यानी किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह उस धर्म को माने। ठीक है, आप चाहें तो दूसरा धर्म मान सकते हैं। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक था, जिसने कलिंग के युद्ध के बाद में बुद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था।
तो वैसे अगर आप चाहें तो दूसरा अपना धर्म अपना सकते हैं, जैसे आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ठीक है, जो भी आपको धर्म अच्छा लगता है तो आप उस धर्म को अपना सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 के तहत आपको स्वतंत्रता दी गई है। जो सिख धर्म के व्यक्ति हैं वह करपाल धारण कर सकते हैं। वैसे तो करपाल यानी एक कटार होती है, वो कटार को एक अस्त्र ही माना गया है, परंतु सिख धर्म को इसकी छूट दी गई कि वह करपाल धारण कर सकते हैं। दूसरे में धर्म के लोग अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते हैं, पर सिख वाले रख सकते हैं क्योंकि ये इनके धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है, इसलिए वह रख सकते हैं। और क्या है, इसमें प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, और सिख लोग को कृपाल धारण करने की स्वतंत्रता है। फिर है हमारा अगला अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। व्यक्ति अपनी चल अचल संपत्ति से कोई भी धार्मिक कार्य करवा सकता है। चल अचल यानी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति से, एक तो, दूसरा आप चाहे तो किसी से फंड लेके, डोनेशन लेके, या चंदा बोले तो आप चंदा लेके भी कोई भी धार्मिक कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखिए आप कि व्यक्ति अपनी चल एवं अचल संपत्ति से कोई भी धार्मिक कार्य या धार्मिक कार्य में लगा सकता है, ठीक है, करा सकता है या लगा सकता है। अगर व्यक्ति चाहे तो कोई धार्मिक कार्य करवा दे, या चाहे तो कोई धार्मिक कार्य में अपनी संपत्ति को लगा सकता है, यानी उस पर उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप चाहे तो अपनी कितनी भी आपके पास संपत्ति है उसे धार्मिक कार्य में लगा सकते हैं, उसका आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये अनुच्छेद 26 के तहत आपको छूट दी गई है, यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। ठीक है, अगला है हमारा अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या है? अनुच्छेद 27 है राज्य। राज्य यानी कोई भी एक राज्य होगा, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, कोई भी राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक पर कोई भी कर नहीं लगा सकता जिससे कि भेदभाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक है, कि राज्य किसी भी धर्म पर कर नहीं लगा सकता है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है जिससे कि किसी भी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न ना हो। ठीक है, लिख लीजिए अनुच्छेद 27, राज्य धर्म के आधार पर कोई भी कर नहीं लगा सकता।
लगा सकता है, जिससे कि नागरिकों में भेदभाव उत्पन्न ना हो। ठीक है, कि राज्य धर्म के आधार पर कोई भी कर, ठीक है, यहां पे लिख लो ब्रैकेट में टैक्स, ठीक है, कर या टैक्स नहीं लगा सकता है, जिससे कि नागरिकों में भेदभाव उत्पन्न ना हो। ठीक है, फिर हमारा अगला अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या है? अनुच्छेद 28 के तहत इसलिए कहा गया है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप याद रखना है। अनुच्छेद 28 थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया है कि शिक्षण संस्थान यानी कोई भी संस्था यानी स्कूल वगैरह वह धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकती। ठीक है, कि शिक्षण संस्थान धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकती। जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें हिंदू धर्म के जाते थे लोग गुरुकुल में, तो वैसे दरगाह थी, दरगाह मुस्लिम लोग जाते थे पढ़ने के लिए दरगाहों में, और गुरुकुलों में हिंदू जाते थे। पर अब राज्य ने कहा कि शिक्षण संस्थान धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं देगी, यानी अगर आपने शिक्षण संस्थान खोला है तो आपको सभी धर्मों के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही धर्म के बच्चों को पढ़ाएंगे वहाँ पे। तो ये अगर आप एक ही धर्म के बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये गलत है, जिससे कि आप किसी संस्थान को पर रोक लगा दी जाएगी, यानी बंद कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, तो लिखिए 28वां अनुच्छेद, अनुच्छेद 28 कि शिक्षण कि शिक्षण संस्थान धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकती है। अगर शिक्षण संस्थान ऐसा करती है कि वह धर्म के आधार पर शिक्षा दे रही है तो वह एक गलत माना जाएगा और यह कानूनी अपराध होगा, जिससे कि उस शिक्षण संस्थान पर रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा धार्मिकता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। ठीक है, अगर हम बात करें अगले की, तो अगला हमारा रहने वाला है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 5 नंबर लिख दिया, कौन सा? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद कौन से हो जाएंगे? 29, 30। अनुच्छेद 29, भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा एवं संस्कृति एवं लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार रखता है। यानी आप अपनी भाषाओं को, आप जिस भाषा में बोल रहे हो उस भाषाओं को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। आपकी चाहे लिपि है कौन सी भी है, जैसे सबसे पुरानी लिपि तो हमारी देवनागरी है, संस्कृत हिंदी वाली, ठीक है।
अब आप अपनी लिपि को, आप अपनी संस्कृति यानी आपका पहनावा, कल्चर, ठीक है, आप क्या पहनते हैं, आपकी वेशभूषा क्या है, ठीक है, आप क्या बोलते हैं, इनको सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। ये हमारे अनुच्छेद 29 में कहा गया था कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा एवं लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। रखने का अधिकार, ठीक है, कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार रखता है। ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है। फिर अगली बात करें तो अगला है हमारा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दो होते हैं। अल्पसंख्यक वह होते हैं जो संख्या में कम होते हैं, बहुसंख्यक वह होते हैं जो संख्या में अधिक होते हैं। यानी कोई धर्म के अल्पसंख्यक व्यक्ति है, वह अल्पसंख्यक व्यक्ति अपनी भाषा एवं संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। कि अल्पसंख्यक पर अपनी भाषा एवं संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, कि अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं? अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा एवं संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान शुरू करने का अधिकार है। अधिकार रखते हैं। जैसे मुस्लिम मदर्स, ठीक है, जैसे मुस्लिम मदर्स कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक लोग अपनी शिक्षण संस्थान अपनी भाषा एवं लिपि के या संस्कृति के आधार पर शुरू कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम मदर्स हो गया उदाहरण तौर पर। अब आपको एक बात नोट में लिखनी है कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का कहीं पर भी उपयोग नहीं किया गया है। कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का कहीं पर भी उपयोग नहीं है। नोट में लिख लो, संविधान में अल्पसंख्यकों संविधान में अल्पसंख्यकों का उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं किया गया
ठीक है, कि संविधान में अल्पसंख्यकों का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, यह हो गया आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, पांचवा भी अधिकार आपका हो गया। अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो है हमारा लास्ट मौलिक अधिकार है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद की बात करें तो एक ही अनुच्छेद इसमें 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद कौन सा है? 32। अगर आप इस अनुच्छेद की बात करते हैं या इस मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है, इसमें अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। ठीक है, लिखो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, इसमें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। इसमें अधिकारों की सुरक्षा की बात कही गई है। क्या इसमें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, इसमें अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई है। जैसे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। ठीक है, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 रीटों का उल्लेख है। ऐसे लिख देता हूं, यानी सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रेट के अनुसार अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया गया है तो ये रीट जारी की जाती है कि जिसको आपने बंदी बनाए हैं उसको न्यायालय के सामने पेश किया जाए। ठीक है, फिर है 2 नंबर रीट, परमादेश। ये निसक्रिय को सक्रिय करने के लिए जारी की जाती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर कार्य नहीं कर रहा है, अपना पद का सही से उपयोग नहीं कर रहा है, पद पर रह रहा है पर उसका उपयोग नहीं कर रहा है, यानी कार्य नहीं कर रहा है, तब उस पर ये रीट जारी की जाती है, परमादेश। ठीक है, ये एक याद रखना, राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी संस्था के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और निजी संस्था के खिलाफ ये रीट जारी नहीं की जा सकती है। अगली है प्रतिषेध, 3 नंबर रीट,
ठीक है। 4 नंबर है उत्प्रेक्षण। 5 नंबर है हमारी अधिकार परिचय। ठीक है। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण ये उच्चतर न्यायालय से निम्नतर न्यायालय के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये उत्प्रेक्ष प्रतिषेध जब की जाती है जब जैसे मान लो जिला स्तर या हाई कोर्ट सही से कार्य नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। ये कार्यवाही चलते समय जारी की जाती है। और उत्प्रेक्षण, ठीक है, ये कार्यवाही समाप्त होने के बाद जारी की जाती है। यानी उच्चतर न्यायालय से निम्नतर न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है दोनों। ठीक है। फिर अधिकार परिचय, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी पद को धारण कर लेता है, जैसे मान लो किसी विद्यालय में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल रिटायरमेंट हो गया है, दूसरा प्रिंसिपल तब तक आया नहीं है, उससे पहले कोई व्यक्ति यानी उस स्कूल का सरकारी अध्यापक प्रिंसिपल का पद धारण कर लेता है बिना अनुमति के, तब ये रीट जारी की जाती है अधिकार परिचय। यानी आपको किसने अधिकार दिया कि आप उस पद को धारण कर लीजिए, तब ये रीट जारी होती है। यानी बिना अनुमति आप अगर कोई पद धारण कर लेते हैं तब ये रीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा ये जारी की जाती है। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट जारी करती है या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कह देती है कि आप जारी करो, यानी आपके राज्य में ये गलत पद का उपयोग हो रहा है तब ये आप जारी कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 5 रीटें आपके इंपॉर्टेंट रीटें हैं। ठीक है। ये आपके हो गए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक थे जो हमने कर लिए हैं। अब ये अनुच्छेद हमारा बच गया है, देखो 32 हो गए, 33, 34 और 35। 33, 34 सैन्य संबंधित है। ठीक है। 35वां क्या है मैं आपको बताऊंगा, लिखा के बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। ठीक है। क्यों पहले बता दूंगा, क्या पता आप क्लास बीच में छोड़ के चले जाओ कि सर ने तो बता दिया है, इसलिए मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। बात करें हम अनुच्छेद 33 की, इस अनुच्छेद में नागरिकों का, इस अनुच्छेद में नागरिक अधिकारों का उपांतरण है, यानी सैन्य विधि, जैसे कि सैन्य विधि। ठीक है। इसमें नागरिकों के अधिकारों का उपांतरण है, तरण है, जैसे सैन्य विधि। ठीक है। यानी जहां पे सेना है वहां पे नारी अधिकार नहीं चलेंगे। ठीक है। अगला है हमारा अनुच्छेद 34, ये भी इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 34, सैनिक छावनियों में नागरिकों के मूल अधिकार प्रतिबंधित है। देखो, सैनिक छावनियों में नागरिकों के मूल अधिकार अनुच्छेद 34 के अनुसार जहाँ पे कोई भी सैनिक छावनी है, यानी सेना की टुकड़ी रह रही है, सेना ड्यूटी कर रही है, वहाँ पर नागरिकों के मूल अधिकार पर प्रतिबंधित है। यानी जैसे कि आपने अनुच्छेद 19 में पढ़ा था कि भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है हमें, पर जहाँ पे सैनिक छावनी है वहाँ पर जाने पर प्रतिबंधित है। सैनिक छावनियों पर जाने के लिए आपको सेना की परमिशन चाहिए।
यानी जो सेना का एरिया है उस एरिया में भी घुसने के लिए आपको एरिया में घुसने के लिए भी आपको अनुमति चाहिए, यानी वह एरिया भी प्रतिबंधित होता है। एक तो जहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया हो गया, यहाँ पे या इस किनारे पे या बीच में सेना की टुकड़ी है, कंपनी है या टीम है, जो भी है, ठीक है। आप इस एरिया में चाहे इस दिशा से प्रवेश कर रहे हो, किसी भी दिशा से आप प्रवेश कर रहे हो, तो आपका जो एरिया होगा उस एरिया में भी घुसने के लिए आपको उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आप बिना अनुमति के उस एरिया में घुसते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कानूनी कार्रवाई क्या, कभी कभी तो आपको सीधे गोली मार दी जाती है, क्योंकि सेना को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके एरिया में आ रहा है, आपको उस पर थोड़े प्रकार का संदेह है, तो आप उसे शूट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए कभी भी जीवन में याद रखना, कहीं घूमने जा रहे हो, अगर वहाँ सेना का एरिया है तो उसमें प्रवेश करने से पहले सेना की अनुमति ज़रूर लेना। बिना अनुमति आप चले गए किसी बॉर्डर एरिया के पास में तो आपको गोली भी मार दी जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35 अब नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 35 था जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित, जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता से संबंधित था। यहां मैंने क्या लिखा था, यानी अब नहीं है। 2019 में धारा 370 ए, धारा 370 ए के तहत जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। यानी पहले जम्मू कश्मीर के जो नागरिक थे उनके लिए अलग से अधिकार थे। जम्मू, या आप जम्मू कश्मीर लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर लीजिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के हटा दिया है, यानी केंद्र प्रदेश बना दिया गया है, राज्य दर्जे से हटा दिया गया है। वह कब हटाया गया? 2019 में हटाया गया। धारा कौन सी थी? धारा 370 ए के तहत, ठीक है। यानी जो अनुच्छेद 35 जम्मू कश्मीर की नागरिकता से संबंधित था उसको वह हटा दिया गया है। 34 क्या है? सैनिक छावनियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित है। 33 क्या है? इसमें नागरिकों के अधिकारों का उपरांतरण है, यानी सैन्य विधि है, ठीक है। सेना के लिए अलग से अधिकार वगैरह हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे मौलिक अधिकार। 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद हमने सारे के सारे कर लिए हैं। अब जो अगली क्लास आएगी वह इससे भी अच्छी क्लास आने वाली है और इससे भी अच्छा टॉपिक लेके आने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व से हर एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, फिक्स है कि नीति निर्देशक तत्व से तो कोई ना कोई क्वेश्चन वह जरूर ही आपसे पूछेगा। नीति निर्देशक तत्व रहने वाले हैं हमारे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर कहाँ तक है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं तत्व किस अनुच्छेद से, यानी 36 से मैंने ये बता दिया है कहाँ तक है,
ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नीति निजी तत्व 36 से लेके कहाँ तक है। ये आज का आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है कि नीति निजी तत्वों को किस अनुच्छेद तक रखा गया है। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।